नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आई होप यू लर्निंग गुड। मेरा नाम है प्रशांत मावानी और आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ स्टोरी, मेक इट ए बेस्ट सेलर। दोस्तों, ऊपर ऊपर से ये कोट यही कहता है कि हम हमारी जीवन की कहानी खुद लिख सकते हैं। ये जो पेन है वो हमारे हाथों में है। इसकी और गहराई में अगर आप जाएं तो पता है हमें क्या इसमें समझने को मिलता है कि हमारे जो बड़े बड़े सपने होते हैं ना, बिग ड्रीम्स, जो भी हमारे बिग ड्रीम्स होते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो अगर आप इस पर थोड़ा विचार करेंगे कि हमारे बिग ड्रीम्स जो हैं, हमारे जो भी सपने हैं, जो भी चीज़ हम जीवन में अचीव करना चाहते हैं, वो हम अचीव करना चाहते हैं, वो विचार हमें क्यों आया, उस पर आप सोचिएगा। यू विल बी सरप्राइज्ड कि उसका कोई आंसर आपको उतना ईजिली नहीं मिलेगा। बट एनीवेज, जो भी हमारा सपना है, उस सपने को अगर हमें अचीव करना है तो उसका एक रास्ता है, एंड दैट इज कि उस बड़े सपने को छोटे छोटे गोल्स में तब्दील कर दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, राइट, मल्टीपल गोल्स आप ऐसे क्रिएट करेंगे और ये सारे गोल्स जो हैं वो आपके बड़े सपने की तरफ आपको ले जा रहे हैं। अब क्या होगा कि अब एक्शन जो है ना वो आपके हाथों में है, और जिस प्रकार की एक्शन आप करेंगे उस प्रकार के होपफुली रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं या फिर जो भी अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हैं, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दैट्स द रीज़न, डीपर डाउन यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ स्टोरी। इसका मतलब जो है ना वो ये होता है। सोचिएगा इसके बारे में। वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डीपर लेवल का अगर कोई टॉपिक है तो इट इज़ दिस वन, ए रिन्यूड श्रीलंकन एंगेजमेंट। भारत और श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर कल हमने डिस्कस किया था ना क्वीर को लेकर, जो क्वीर कम्युनिटी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था, उस पर एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पेरिल्स ऑफ सोशल मीडिया मैसेजिंग। ये एक रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी ने आर्टिकल लिखा है। देन वी हैव साइबर क्राइम में जो उछाल हमें देखने को मिला है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। इंडियाज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी सीखने को मिलेगी। बट राइट, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दिस वन, ए रिन्यूड श्रीलंकन एंगेजमेंट। अब दोस्तों, ये आर्टिकल जो है ना, ये लिखा है श्याम सरन साहब ने। शायद आप जानते हो उनको, राइट। उनके आर्टिकल्स जब भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, वैसे तो उनके आर्टिकल्स जब भी प्रिंट होते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में तो मैं उसको कवर कर ही लेता हूं। तो ये हैं श्याम सरन साहब। ये हमारे देश के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी साहब थे, राइट, सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी। तो यू कैन इमेजिन कि जिस पोजीशन पर जयशंकर साहब थे वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, राइट, मोदी 1.0 में, तो उस पोजीशन पर थे। तो एक आईएफएस ऑफिसर जो होते हैं ना, उनके लिए सबसे टॉप की अगर कोई पोस्ट है तो दैट इज टू बिकम फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में फॉरेन सेक्रेटरी जो भी होते हैं वो आईएफएस के करियर में, इंडियन फॉरेन सर्विस के करियर में, अपने करियर में सबसे टॉप पोजीशन पर पहुंचते हैं। उसके बाद मीन्स अगर कोई उससे ऊपर की कोई पोजीशन है तो दैट इज़ मिनिस्ट्री, राइट, जो एस जयशंकर साहब। मैं आई थिंक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हमारे एक डिप्लोमेट जो हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। तो दिस इज़ द थिंग। तो श्याम सरन साहब के आर्टिकल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमें इनके आर्टिकल्स में से जानने को मिलती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो वी ऑल नो कि श्रीलंका बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में था। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, राइट, कुछ समय पहले की बात है जब ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता था। बड़ी बड़ी लाइंस होती थी पेट्रोल पंप्स के बाहर, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें भारत ने राइट टाइम पर श्रीलंका की मदद की, राइट। श्रीलंका को इस इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने में भारत ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया। पॉलिटिकल एंगेजमेंट हमारा बड़ा है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट बड़ा है, सिक्योरिटी एंगेजमेंट जो बड़ा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है
कि श्रीलंका के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, वो हमेशा इंडिया के प्रति अच्छे ही रहे हैं। बीच में कुछ ऐसा समय आया था जब वहाँ के लोग जो है वो, आई वोंट से कि हेट कर रहे थे, लेकिन प्यार मोहब्बत थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अब फिर से ये सारी चीज़ें जो भारत ने की, तो उसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं उनका भारत के प्रति जो रिस्पेक्ट है, भारत के लोगों के प्रति जो रिस्पेक्ट है, सरकार के प्रति रिस्पेक्ट है, वो डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है। श्रीलंका जो है वो अभी भी रिकवर कर रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस में से। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है ना, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस जो है दैट इज़ फ्रॉम टूरिज्म। एज वी ऑल नो कि कोविड की वजह से टूरिज्म की क्या हालत हुई थी। तो श्रीलंका का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स है, जिसको आप कह सकते हैं कैश काव, तो कैश काव यानी कि सबसे मीन्स एक ऐसी चीज़ जो स्टडीली आपको पैसे हर रोज़ देती ही रहती है, जैसे गाय हर रोज़ दूध देती है वैसे। तो श्रीलंका की जो जो सबसे मेन एक सोर्स ऑफ इनकम थी ये टूरिज्म। तो टूरिज्म कोविड की वजह से प्रभावित हुआ। दूसरी चीज़, श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हुआ 2022 में। तो ये कुछ रीजंस की वजह से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई। ऊपर से श्रीलंका में सब्सिडीज़ और ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर रेमिटेंस के पैसे आने बंद हो गए बिकॉज ऑफ कोविड, राइट। सिक्योरिटी के भी थोड़े बहुत इश्यूज थे। तो 2022 में श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुई, दैट इज -8% रजिस्टर हुआ 2022 में। और इस साल की बात करें तो इट्स गोइंग टू बी अगेन इन रेड, इट्स गोइंग टू बी इन कॉन्ट्रैक्शन। -3.5 से लेकर 4% के बीच में कहीं पर होगा। -3.5 से -4 की बात हो रही है, राइट। तो चीज़ें जो है लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ी इंप्रूव होगी, बट स्टिल श्रीलंका इज इन रेड। रेड का मतलब होता है कि श्रीलंका अभी भी मुसीबत में है। बैंक की लैंग्वेज में ये कहा जाता है व्हेन समवन इज इन रेड, यानी कि कर्ज में है, कर्ज में डूबा हुआ है या फिर कर्ज चढ़ गया है उसके ऊपर। और ऐसा कहे कि आई एम इन ब्लू, राइट, ऐसा नहीं कि आई एम इन ग्रीन। बैंकिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि आई एम इन ब्लू और दैट कंपनी इज इन ब्लू या फिर दैट कंट्री इज इन ब्लू। तो इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी चल रही है, राइट, पॉजिटिव्स हैं। और रेड का मतलब ऑफ कोर्स नेगेटिव्स हैं। तो श्रीलंका इज इन रेड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने एक पैकेज जो है वो फाइनली डिस्बर्स कर दिया। डिस्बर्स का मतलब है कि पैसे जो हैं वो अब श्रीलंका के हाथ में पहुंच गए हैं। $330 मिलियन का पैकेज जो है वो एक्सटेंड किया है। अब श्रीलंका का करंट जो प्रॉब्लम है, इट्स नॉट शॉर्टेज। एक समय पर शॉर्टेज जो है एसेंशियल चीज़ों की, दैट वाज द बिग कंसर्न। अब जो कंसर्न है दैट इज कि ये एसेंशियल्स जो है ना वो अनअफोर्डेबल हो चुके हैं। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, के एक श्रीलंका जैसा देश जो छोटा सा आइलैंड कंट्री है, तो लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो श्रीलंका को इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। हमारा जो ये आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर अंडमान और निकोबार जो हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन कैसी है पता है? वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंडिया के दूसरी जगहों से यहाँ पर चीज़ें पहुँचती हैं। तो ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, खर्च बढ़ जाता है। तो ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, ऊपर से इन्फ्लेशन बढ़ जाए। और हमने देखा कि ये जो यूक्रेन की क्राइसिस हुई तो उसकी वजह से फ्यूल की प्राइस जो है वो भी अप गई थी। तो जैसे ही कोविड के बाहर चीज़ें आई और रिकवरी की तरफ हम देख रहे हैं, तब फ्यूल की प्राइस बढ़ गई। तो श्रीलंका के लिए ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया। तो ये इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, आज भी प्रभावित हैं। और लगभग आप समझ लीजिए 500,000 जॉब्स जो हैं वो चली गई हैं, राइट। 500,000 यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स व्हेन इट कम्स टू श्रीलंका। एक छोटा सा देश है, उसमें इतनी सारी जॉब्स जाना, 5 लाख जॉब्स चले जाना, इट्स अ बिग थिंग। और अभी लेटेस्ट आंकड़ा ये कह रहा है, मीन्स टोटल पॉपुलेशन जो है इट इज समवेयर अराउंड 21 मिलियन। उसमें से 4 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी की चपेट में आ चुके हैं। और IMF का जो पैकेज रिलीज हुआ है ना, तो बहुत सारी कंडीशनलिटीज होती हैं। IMF के पैकेजेस में ये कहा जाता है कि आप सब्सिडीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारी चीज़ें बंद कीजिए, फ्री में जो गरीबों को राशन प्रोवाइड करे ये चीज़ें बंद कीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई एक गरीब देश बंद करेगा जहाँ पर ऑलरेडी गरीबी बढ़ रही है, तो यू कैन इमेजिन कि गरीब लोगों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इज़न्ट इट? तो ये सारे हर्डल्स जो हैं वो श्रीलंका फेस आज भी कर रहा है। अब हमारा देश भारत जो है वो श्रीलंका का सबसे करीबी पड़ोसी है, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर भी हैं। बीच में हमने देखा कि श्रीलंका जो है वो चाइना की तरफ थोड़ा बहुत
झुकने लगा था, आज भी थोड़ा बहुत झुकाव आपको देखने को मिलता है। राजपक्षा ब्रदर्स जो हैं, तो उनकी अभी जो सरकार है, उससे पहले की जो सरकार थी, बीच में दूसरे दो लोगों की सरकार बनी थी, उससे पहले की जो सरकार थी, तो उस समय पर श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, और हम्बन टोटा, ये जो उनका पोर्ट है ना, वो चाइना को दे देना, ये सारी चीज़ें राजपक्ष ब्रदर्स के समय पर हुई थी। लेकिन उस समय पर वो प्रो चाइना और एंटी इंडिया हो गए थे। इस बार चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई है। द रीज़न इज़ भारत ने राइट टाइम पर राइट मदद की। 2022 में भारत ने श्रीलंका को लगभग $4 बिलियन की मदद की है। $4 बिलियन, इट्स अ बिग थिंग। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में शायद ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि इतने पैसे हमारे गरीबों में बांट दिए होते, हमारे गरीबों की मदद की होती तो। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं, इट्स नॉट लाइक कि सबसे पहले हमारे घर में सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाए, उसके बाद हम दूसरों की मदद करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स गेम, राइट। एक देश चलाना और देश के दूसरे देशों के साथ रिलेशंस, इंटरनल चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अमेरिका में भी बहुत गरीबी है, कैन यू बिलीव इट। अमेरिका में भी कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ ऐसे राज्य हैं वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। जनरली हमें जो अमेरिका देखने को मिलता है ना, दैट इज़ बड़े बड़े शहर देखने को मिलते हैं, राइट। न्यूयॉर्क हैं, फिर दूसरे जो वॉशिंगटन काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी फिल्मों में दिखाया जाता है, लॉस एंजल्स, लास वेगास, ये सारे सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाए जाते हैं, फ्लोरिडा एक्सेट्रा। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, राइट। वो ऐसे ही बाहर रह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर होता है वैसे। तो अमेरिका फिर ऐसा सोचे कि भाई दूसरे देशों की मदद हम बाद में करेंगे, पहले तो इट्स नॉट लाइक दैट। चीज़ों मीन्स उनके ऊपर भी काम चल रहा होता है, लेकिन यू वोंट फाइंड एनी परफेक्ट कंट्री, राइट। हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को समझने के लिए what we can do is, right, what we can do is we can go through our own home। हम हमारे ही घर में देखें जाके, राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि आपका घर जो है, तो आपको एक नया ओवन चाहिए, एक नए ओवन को आपको खरीदना है, आपका पुराना ओवन बिगड़ गया है। आपके बाथरूम में जो नल हैं, तो वो थोड़ा लीक हुआ है अभी, तो इसको भी रिपेयर करवाना है, ठीक है। और नया ही शायद आपको नल डालना पड़ेगा। तो लेट्स से आप एक अच्छी कंपनी का नल डालना चाहते हैं, तो इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 1500 या फिर 2000 रुपीज़, डिपेंड्स कि आप किस प्रकार का सिलेक्ट करते हैं। अब ये चीज़ें चल रही हैं, यू आर वर्किंग ऑन अ बजट। आप सोच रहे हैं कि चलो एंड ऑफ द मंथ ये चीज़ें जो हैं वो करवा लेंगे, और इसमें लेट्स से इतना खर्च, 10,000 रुपये का खर्च हो जाएगा। लेट्स से ओवन खरीदेंगे और ये खरीदेंगे। अभी आपके पास जेब में उतने पैसा नहीं है, आपने पैसे खर्च हो गए हैं। अब आपके घर के बाहर, आप जैसे ही घर के बाहर निकल रहे हैं, आपने देखा कि एक 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 महिला जो है, वो एक छोटी सी बच्ची के साथ, शी इज़ बेगिंग, वो भीख मांग रही है, राइट, खाने पीने की। शी इज़ वेरी हंग्री। आपको दया भी आ गई और आपने उसको जेब में से 50 रुपये दिए। तो फिर आपको कोई ऐसा कहे कि भाई आप अभी आपने नल नहीं डलवाया है, ओवन नहीं खरीदा है, आप ये चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और आप गरीबों में पैसे बांट रहे हैं, समझे आप। समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली लाइक दिस, लेकिन दिस विल हेल्प यू टू थिंक। तो $4 बिलियन की मदद हमने जो की है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम भी हमारा इंटरेस्ट देख रहे हैं, हमारे देश का इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो सरकार ने सोचा होगा ना कि श्रीलंका जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारा पड़ोसी देश है, हमारे देश का बहुत सारा कार्गो भी वहाँ से आता है, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो ये देश अगर यहाँ पर डूब जाएगा, डूब इन द सेंस कि अगर पैसों के चक्कर में ये फंस जाएगा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर इंडिया। $500 मिलियन की इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई कि आपको क्रेडिट पर हम पेट्रोल और फ्यूल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। 400 मिलियन करेंसी स्वैप सेंट्रल बैंक के साथ हुआ। $1 बिलियन की क्रेडिट जो है वो फूड, मेडिसिन, फ्यूल, आई थिंक फ्यूल में एडिशनल फिर राहत दी गई थी, मटेरियल, ये सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए। और जो $2 बिलियन का जो पेमेंट देना था श्रीलंका को, तो ये भी हमने डिफ़र कर दिया, वो डिले कर दिया कि भाई आप बाद में देना, अभी आपकी सिचुएशन सही नहीं है। 50 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर फर्टिलाइजर्स, के वहाँ की खेती बाड़ी के लिए। और श्रीलंका में ऐसा भी हुआ था, ये फर्टिलाइजर्स पर जो एक रोक लगा दी थी, ऐसा कुछ हुआ था, तो इसकी वजह से वहाँ पर फूड का प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया। ऑल ऑफ द सडन
ऑर्गेनिक खेती बाड़ी को प्रमोट करने के लिए वहाँ की सरकार ने फर्टिलाइजर्स और इन सारी चीज़ों पर एक अचानक से ब्रेक लगा दी थी। वो ट्रेन में जैसे खींचते हैं ना चेन, टू पुल द चेन टू स्टॉप द ट्रेन, ऐसा कर दिया उन्होंने फर्टिलाइजर्स पर। तो इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन काफ़ी डाउन हुआ और इसकी वजह से भी श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो फिर फर्टिलाइज़र की भी मदद की हमने, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपकी जो किराने की दुकान होती है ना घर के पास पास, तो वहाँ पर आप जाते हैं तो उनको पता होता है कि भाई ये परिवार है तो इनको कितना हम जो कहते हैं, क्या कहते हैं हम गुजराती में तो कहते हैं उसको बाकी में देना, बाकी इन द सेंस कि बाद में पैसे आप दे देना, ठीक है, उधार, उधार, दैट्स द राइट वर्ड। तो उधार कितना दिया जा सकता है? कुछ परिवारों की मैक्सिमम लिमिट होती है 100 रुपये, उससे ज़्यादा वो किराने वाले भैया जो हैं वो कह देंगे कि नहीं, आपके ऑलरेडी 100 रुपये हो चुके हैं, पहले वो दीजिए उसके बाद नया सामान आपको मिलेगा। और कुछ परिवार की जो लिमिट होती हैं तो 5,000, किसी परिवार की कोई लिमिट ही नहीं है, राइट, आप 10,000 50,000 का सामान खरीदेंगे, दैट गाय इज़ ओके, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। उनको पता है कि ये टाइम पर पैसे दे देंगे, एक फ़ोन कॉल किया जाएगा कि भाई आपके पैसे, हमें थोड़े पैसे चाहिए, और वो पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 50 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि 50 मिलियन तक आपको अगर फर्टिलाइजर्स चाहिए, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। तो ये जो जनरस पैकेज है भारत का श्रीलंका को जो दिया गया, तो इट हेल्प्ड अ लॉट। और चाइना जो है वो फेंस पर बैठा बैठा देख रहा था। वैसे प्रो चाइना हो गया था श्रीलंका एक समय पर, जो मैंने आपको बताया, लेकिन चाइना जो है बहुत ही स्टिंजी, राइट, बहुत ही स्टिंजी बिहेवियर देखने को मिला। इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए और उसके बाद जब श्रीलंका को एक्चुअली ज़रूरत थी तो उस समय पर चाइना ने उतने अपनी जेब में हाथ नहीं डाला, यू नो। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छी गेम खेली भारत ने, एक अच्छा रोल प्ले किया, आई वुड से। और इंडिया श्रीलंका के बीच में अब ये सारी चीज़ें हो गई कि भारत ने इतनी मदद की। नाउ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और श्रीलंका के बीच में 2000 में हुआ। ये जो सार्क के देश है ना जितने, ये सारे के सारे सार्क देश, या फिर आप समझ लीजिए कि साउथ एशिया में सबसे पहला अगर किसी के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हो तो दैट इज श्रीलंका। तो बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अभी कुछ $6.2 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है, एंड दिस इज अ बिग अमाउंट व्हेन यू कंपेयर ए छोटा कंट्री लाइक श्रीलंका। तो दिस इज गोइंग वेरी वेल। दूसरी चीज़, एक इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है ये अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ है। इस पर एक लंबे समय से बातचीत जो है वो चल रही है। अब ये इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को लेकर श्रीलंका में कुछ लोग जो हैं दे आर बिट स्केप्टिकल। उनका कहना यह है कि फिर इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये जो मदद की ना भारत ने, तो 5 सालों के बाद ये नेगोशिएशंस फिर से स्टार्ट हुए हैं। अब थोड़ा एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हुआ है। लेट्स होप कि ये भी जल्द से जल्द जो है वो दोनों देश साइन कर ले और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। टूरिज्म, जैसे आप जानते हैं, टूरिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इंडिया के टूरिस्ट जो हैं वो सबसे, मीन श्रीलंका के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर किसी देश से आते हैं तो वो हमारे देश भारत से आते हैं। 2022 में 1,23,000 जितने टूरिस्ट जो हैं वो श्रीलंका गए, और 2022 में, राइट, और 2023 की बात करें इस साल की, तो सितंबर तक 2 लाख जितने भारत के टूरिस्ट वहाँ पर जा चुके हैं। एंड एज यू नो, कुछ दिनों पहले मैंने आपको प्रश्न भी पूछा था, पीएम मोदी साहब ने एक फेरी सर्विस जो है इसको लॉन्च किया है। ये श्रीलंका और तमिलनाडु, ये श्रीलंका का पोर्ट है, ये तमिलनाडु का पोर्ट है, तो दोनों के बीच में एक फेरी सर्विस स्टार्ट होगी, तो इससे भी टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, जो कार्गो की बात करें, राइट, कार्गो यानी कि जो बड़ा बड़ा सामान बड़े बड़े शिप्स में आता है ना, तो कोलंबो यानी कि कोलंबो का जो पोर्ट है ये इंडियन ओरिजिन और इंडिया बाउंड जो कार्गो होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। हमारा देश कितना बड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? अगर आप इस नाम को तोड़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ट्रांसशिपमेंट यानी कि एक बड़े से शिप में सामान आता है, राइट, फिर एक पोर्ट पर ये सामान जो है वो पहुंचता है, और फिर वहाँ से दूसरे छोटे छोटे इसके शिप्स में इसको लोड किया जाता है, और फिर ये अलग अलग डेस्टिनेशंस पर भेजा जाता है। इट्स लाइक कि एक बड़ा सा जो पार्सल कंपनी होती है ना, कुरियर कंपनीज, पार्सल कंपनीज, तो वो क्या करती हैं, एक साथ बड़ा सा सामान, एक साथ सामान जो है वो लेट्स से दिल्ली से मुंबई पहुंचता है, फिर मुंबई के अलग अलग एरियाज़ के लिए वो बड़ा ट्रक नहीं जाएगा, छोटी छोटी वैन्स जाएगी। तो इट वर्क्स सिमिलरली कि बड़े शिप में चीज़ें आती हैं और फिर उसको छोटे छोटे शिप्स में डालकर अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है।
तो यहाँ पर देखिए कोलंबो का जो ट्रांसशिपमेंट का वॉल्यूम है ना, तो उसमें 60% जितना इंडिया रिलेटेड होता है हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट का पोर्ट नहीं है। अभी अंडमान निकोबार में इसको बनाने की बात है, और इंडिया जो है वो भी अपना ट्रांसशिपमेंट हब्स जो है वो बना रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ कोलंबो जो है वो तो हमारे लिए नेसेसरी होगा, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स को वक्त लगेगा। अभी आपको पता होगा कि केरला में, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, केरला में विसिंगजाम पोर्ट जो है ये अदानी के द्वारा बनाया जा रहा है, और इसका इनॉग्यूरेशन भी किया गया। और इसी के साथ जो कोलंबो है तो उसमें भी एक लार्ज कंटेनर टर्मिनल बनाया जा रहा है, और इसमें वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल जो है ये एक मेजोरिटी स्टेक होल्डर कंपनी है, ऑफकोर्स इंडियन कंपनी है, और इसकी कैपेसिटी है कुछ 5.65 मिलियन TEU कंटेनर्स पर एनम। और 85% जितने ये जो कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल में 85% जो है ये शेयर इसका है, चाइनीज़ कंपनी का है, चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग। तो भारत भी यहाँ पर अब धीरे धीरे कोलंबो का ये जो कंटेनर टर्मिनल है तो इसकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। चाइना का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहा है, और कोलंबो की ये जो एक फैसिलिटी है ये काफ़ी इम्प्रेसिव हैं, राइट। बाकी की इकोनॉमी प्रभावित हुई, लेकिन ये पोर्ट वाला बिजनेस जो है वो चलता रहा, क्योंकि सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है। तो इसमें श्रीलंका को एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि उसका लोकेशन इस ऐसी जगह पर है कि वहाँ पर शिप्स आती हैं, फ्यूल भरवाती हैं, राइट। तो फिर ट्रांसशिपमेंट यहाँ पर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो श्रीलंका के लिए काफ़ी सही साबित हुई है। अब इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश है सरकार इसमें। भारत हमारे देश में भी पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, और श्रीलंका की भी मदद करने की पूरी कोशिश। तो यहाँ पर कंपटीशन है इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये हो गई पोर्ट्स की बात। अब बात करते हैं FDI की। इंडिया जो है, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन श्रीलंका। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है तो थर्ड लार्जेस्ट है। और ITC जो है ये एक बहुत बड़ी स्काई स्क्रैपर, यानी कि बहुत बड़ी इमारत जो है, बिल्डिंग, राइट, कोलंबो में क्रिएट कर रहा है। और ये बिल्डिंग्स जो हैं ये बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होगा। ऑफिस जनरेट होगी यहाँ पर, ऑफिस होगी, इंटरनेशनल ऑफिस एक्सेट्रा। इंडियन ऑयल जो है ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहा है श्रीलंका में। एंड चाइना जो है ऑफ कोर्स वो यहाँ पर एक्सपांड करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने राइट मदद करके बाजी मार ली है, यू नो। तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज यू कैन सी। बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इंडिया श्रीलंका को लेकर, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। चलिए ये छोड़ देते हैं, अभी ये इकोनॉमी वाला ही टॉपिक हमने डिस्कस किया ना। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट। साइबर क्राइम सर्ज, फोकस ऑन परसिस्टेंट विजिल कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। इंडिया में साइबर क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, एंड ये चीज़ हम फील भी करते हैं ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन पेमेंट और ये सारी चीज़ें नहीं करते, वो डरते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, OTP ले लिया, ये वो एक्सेट्रा, सिस्टम को हैक कर लिया। अब ये जो हैकर्स हैं उनकी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। AI का इस्तेमाल करके वो मैसेजेस सेंड कर देते हैं, या फिर छोटा सा वॉइस क्लिप सेंड करके पासवर्ड ID मंगवा लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर होने लगी है। एक नया फ्रॉड सामने आया, ATM फ्रॉड। इसमें क्या है कि ATM का एक्सपांशन करने के लिए कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी ऐसी छूट दी गई थी कि आप अपने ATMs लगा सकते हैं। तो अब कुछ लोगों ने क्या किया, ऐसे फ्रॉड ATMs क्रिएट करके लगा दिए, और फिर गांव वाले जब अलग अलग गांवों तक पहुंचा दिए ये ATMs, तो लोग जब उन ATMs में जाएंगे पैसे निकालने के लिए, तो फिर उनके पैसे जो हैं वो कट हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स जो हैं वो सामने आए हैं। और जो साइबर क्राइम्स अगर हम देखते हैं तो इसमें 77.4% जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं। डेटा चोरी, ये सारे क्राइम्स जो हैं वो साइबर क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़, ऑफ कोर्स, हमें सबसे पहले तो हमारा जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और डिफेंस के लिए आपको जो पुरानी टैक्टिक्स हैं, पुरानी मेथड्स जो हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड से हम नए क्राइम्स को फाइट नहीं कर सकते। इट्स गोइंग टू बी इनइफेक्टिव। तो सबसे पहले तो हमें ये जो फौज क्रिएट करनी है कि जो हैकर्स हैं तो एथिकल हैकर्स को बिठाना, राइट। प्रोटेक्टिव सिस्टम जैसे डिफेंस में होता है, राइट, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हम बेस्ट पर्सोनल को चूज़ करते हैं। तो अब ये जो साइबर स्पेस है, दिस इज़ ए न्यू डोमेन। अब एक नया डोमेन बन चुका है ये वॉरफेयर का। तो इसके लिए वी नीड द बेस्ट पीपल एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशंस।
और इसके साथ साथ लोगों को अवेयर करने की भी ज़रूरत है। देखिए, इससे डरने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें हमारी अवेयरनेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। राइट स्टेप्स, डूज एंड डोंट्स जो हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेरिल्स ऑफ सोशल मीडिया। डियर फ्रेंड्स, ये आर्टिकल जो है ना, ये भी एक फॉर्मर सेक्रेटरी साहब ने लिखा है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी। वी आर गोइंग टू बी बिट क्विक हियर। ये आर्टिकल जो है ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन का एक आर्टिकल है कि आप पॉलिटिक्स को समझे, जो बदलाव हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को समझे, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को बूस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से डायरेक्ट कोई प्रीलिम्स के टॉपिक, प्रीलिम्स का कोई फैक्ट मिल गया, राइट, लेकिन ऐसे राइटिंग मीन्स ओवरऑल बेस क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा ये आर्टिकल। चलिए इसका नाम देख लेते हैं। द पेरिल्स ऑफ सोशल मीडिया मैसेजिंग, इंडिया हैज़ बीन प्रॉम्प्ट इन एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद इजराइल। अब हुआ क्या, जैसे ही हमास ने अटैक किया ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ ही समय के बाद सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिया। सोशल मीडिया पर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई ये जो चीज़ हुई है ये गलत है और हम इजराइल के साथ हैं। राइट, उसमें उन्होंने कोई गलत चीज़ नहीं की है। यहाँ पर जो चीज़ है दैट इज़, यू विल बी सरप्राइज टू नो, अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ी रिसर्च करेंगे, मैंने की है, दैट्स व्हाई आई नो। जब इजराइल पर अटैक हुआ ना, उसके मीन्स उसके कुछ घंटों तक इजराइल को भी, वहाँ की गवर्नमेंट को भी एग्जैक्टली पता नहीं था कि कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए। राइट, तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन इजराइल भी कर रहा था। और ऑफ कोर्स हमारे भी लोकल सोर्सेज हैं, भारत सरकार के लोकल सोर्सेज हैं इजराइल में, फिर हमारी एम्बेसी है तेल अवीव में। तो वो सारे स्टाफ्स के साथ हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टाफ है, तो उनकी डिस्कशन होकर फिर फाइनल एक ब्रीफ मिली होगी, और उस ब्रीफ के आधार पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया होगा और कहा होगा कि ये एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और हम इजराइल के साथ हैं। ये कंफर्मेशन मिला होगा कि हाँ ये हैं तो टेररिस्ट अटैक ही, तो टेररिस्ट अटैक है, इसलिए भारत ने कहा कि वी आर विद इजराइल। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रिसाइसली जब ट्वीट किया था या फिर इंफॉर्मेशन दी, उस समय पर इजराइल के पास भी रॉक सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं थी कि एग्जैक्टली कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों ने अटैक किया, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि अभी क्या हो चुका है, ये हैशटैग का ज़माना आ चुका है। राइट, सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने लगी हैं। राइट, एवरीवन वांट्स फास्ट, फटाफट चाहिए। न्यूज़ जो है वो भी 2 मिनट के अंदर चाहिए, हिंदू एनालिसिस जो है वो 10 मिनट के अंदर चाहिए। तो सारी चीज़ें फास्ट चाहिए। लेकिन देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अभी इवॉल्विंग चीज़ें होती हैं। अभी इवॉल्विंग चीज़ों के ऊपर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पर ही कोई डिस्कशन कर पाते हैं, या फिर उसके आधार पर ही कोई डिसीजन ले पाते हैं। आप ऐसे ही बात नहीं कर पाएंगे, मीन्स मैं नहीं कर पाता। राइट, वी आर जस्ट नथिंग लाइक एजुकेटर्स। हम तो सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, जो चीज़ें हैं उन पर रिसर्च करके उसको एज प्रिसाइसली और एज कंसाइसली एज पॉसिबल आपके सामने सर्व करते हैं। तो हमें भी बहुत ध्यान रख कर फिर चीज़ों को प्रेजेंट करना पड़ता है, ऐसा ना हो कि गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो गवर्नमेंट को तो और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा ना, जब चीज़ें इवॉल्व हो रही हो और उस समय पर। लेकिन ये एक ट्रेंड हो गया है कि फटाफट जो हैं वो रिएक्शंस लोगों के, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, राइट, दिस अप्लाइज टू एवरीवन। ये यूएसए में भी ये हो रहा है, हर जगह पर ये चीज़ हो रही है। पहले क्या होता था, पहले अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो यू विल फाइंड कि प्राइम मिनिस्टर या फिर जो देश के प्रेसिडेंट हैं वो बहुत, उनका जो एक स्टेटमेंट आता था, कोई चीज़, वो बात भी अगर करते थे तो वो कुछ समय के बाद, क्योंकि उस समय पर ये चीज़ जो है वो न्यूज़ आइटम मैच्योर हो गई होती है, उस पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं, और उसके बाद वो कोई चीज़ जो है वो ब्रीफली कहते हैं। अब जब भारत ने ये कहा कि वी आर विद इजराइल, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी कि भाई क्या भारत ने पैलेस्टाइन को लेकर अपना स्टैंड जो है वो चेंज कर दिया, क्या भारत जो है वो पैलेस्टाइन के बारे में सोच नहीं रहा है। फिर 12 अक्टूबर को, देखिए ये अटैक कब हुआ था, 7 अक्टूबर को, तो 7 से लेकर आप पकड़ लीजिए 8, 9, 10, 11, ये 1, 2, 3, 4 और 5 दिनों तक एक बड़ी कंफ्यूजन रही। उसके बाद 12 अक्टूबर को
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया, और उस मीडिया के ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि देखिए भारत की जो पॉलिसी है वो पैलेस्टाइन को लेकर क्या है, इजराइल को लेकर क्या है, ये सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा नहीं है कि भारत अब पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट। सो दिस इज़ द थिंग, जब हम हड़बड़ी में हमारे जो लीडर्स होते हैं वो ट्वीट कर देते हैं या फिर एफबी पर या सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट रिलीज कर देते हैं क्विकली, तो उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो सोशल मीडिया कमेंट्स जो हैं दे शुड बी वेरी केयरफुल, और क्लियर पॉलिसी स्टैंड्स जो हैं वो एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन्स ना हो। सो दिस इज़ ए पैटर्न दैट यू हैव टू ऑब्जर्व, राइट। अब इसको आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, आज आपको ये एक चीज़ पता चली ना, तो कीप दिस थिंग इन माइंड और ऑब्जर्व करते रहिएगा कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन के टाइम पर या फिर कोई भी चीज़ जो होती है तो उसमें कहीं पर ट्रेन दुर्घटना हो गई, कुछ भी हुआ, तो उस पर मीन्स थोड़ा भले वक्त लगे, लेकिन जब भी खास करके लीडर्स, सरकार के लोग जब भी ट्वीट करें या फिर कोई चीज़ करे तो उनकी प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड और एक्सप्लेनेटरी, मीन्स लोग समझ जाए कि अब क्या क्या चीज़ें की जाएगी, राइट। Now, dear friends, we have two more articles to go, right? This one is India's self-employed. हमारे देश में फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी का काफ़ी अच्छा हुआ है, राइट। डिजिटाइजेशन बढ़ा है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज काफ़ी एक्सपांड हुई है, जीएसटी आ चुका है, और जीएसटी आने के भी कितने 6 साल हो गए ना, तो फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड हो रही है। लेकिन फॉर्मल जॉब्स हमारे देश में उतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही। अब देखिए 2022-23 में 57% जितने लोग हमारे देश में जो हैं दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। अब ऐसा नहीं है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, दैट मीन्स दे आर डूइंग वेरी वेल इन बिजनेस, राइट। जॉब कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के पास जॉब कर रहे थे उसमें उतना कोई स्कोप नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे, जॉब चली गई। तो यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक राइज हमें देखने को मिला है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हैप्पी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट राइज, ये एक डिस्ट्रेस ड्रिवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि यहाँ पर जॉब्स इतने नहीं है तो फिर आदमी क्या करेगा। लेट्स से हमने कोविड के समय पर देखा था, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लोग जो हैं वो सिटीज़ को छोड़कर गांव में चले गए थे। तो जब वो गांव में गए तो व्हाट दे स्टार्टेड टू डू खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, राइट। तो लोग मीन्स एग्रीकल्चर जो हैं, मीन्स आंकड़े जब आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी जॉब्स जनरेट हुई, राइट। लेकिन क्या ये जॉब्स ऐसी इसलिए जनरेट हुई है कि फूड प्रोसेसिंग में भारत बहुत आगे चला गया, ये सब? नो, सिटी में जॉब नहीं है, वो जो मजदूरी कर रहे थे लोग, राइट, बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती बाड़ी के साथ उनका कनेक्शन रहता है, तो फिर वो जॉब वहाँ पर सिटी में नहीं है तो माइग्रेट होकर गाँव वापस चले गए, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, और फिर वहाँ पर उन्होंने सोचा कि भाई सिटी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोविड चल रहा है, तो यहाँ पर गांव में खेती बाड़ी करेंगे। तो कोई जाकर उनको पूछेगा, सर्वे का सैंपल सर्वे का पार्ट बनाएगा तो लगेगा कि भाई वो क्या कर रहे हैं, तो कि भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो लगेगा कि नहीं खेती बाड़ी में तो बहुत सारी जॉब्स हैं। तो ये चीज़ हो रही है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन इस प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयड है कि जॉब्स नहीं है, और अगर जॉब्स हैं भी तो दे आर नॉट वर्थ इट, इस प्रकार की जॉब्स हैं। इसी के साथ रीजनल डिस्पैरिटीज भी काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ राज्य जो हैं तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट। एंड ये अगेन डिस्ट्रेस्ड ड्रिवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है। इसी कंपैरिजन में आप तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों को देखेंगे तो यहाँ पर उतना ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा नहीं बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जॉब्स इतनी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि बेस्ट जॉब्स अवेलेबल हैं, जॉब्स हैं। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी आपको देखने को मिलती है। फिर महिलाओं और पुरुषों के आंकड़ों को देखेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी ऐसा हो रहा है कि छोटा सा खुद का कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें पुरुष ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो कम कमा रही हैं। तो ये सारे चैलेंजेस भारत के सामने हैं। भारत को ये जो फॉर्मल इकोनॉमी हमारी हो रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, तो उसके कंपैरिजन में उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, गुड क्वालिटी जॉब्स। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा मीन्स लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग है, इसके बाहर, ये सर्कल के बाहर, ये कंफर्ट जोन के बाहर हम निकलने की कोशिश ही शायद नहीं कर रहे हैं। तो ग्लोबल कंपटीशन हम दे, इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर स्किल्ड लेबर्स हों। जो लो स्किल्स हैं तो उनको सेमी स्किल कैसे हम कर सकें, उनकी स्किल्स को कैसे अपग्रेड कर सकें,
ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेवल से ही स्किल्स पर अभी धीरे धीरे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन आज भी उन सारी चीज़ों की कमी है। तो स्किल डेवलपमेंट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। एक बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। उससे बढ़कर कोई कुछ नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपके अंदर वो ह्यूमन कैपिटल या फिर आपके अंदर वो आइडियाज़ नहीं हैं, आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये पैसे किसी काम के नहीं होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ह्यूमन कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे होते हैं, और अगर आपने उनके साथ मिलकर काम किया या फिर उनको मीन्स आप ही ऐसे है से, तो फिर ये पैसे अगर आपको दिए जाएँ तो आप इन पैसों को मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर पाएंगे। सो दिस ह्यूमन कैपिटल प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस पर हमें जोर देने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, फंडामेंटली रॉन्ग ऑन राइट्स। बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है इसका, फंडामेंटली रॉन्ग ऑन राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहा कि भाई ये डोमेन जो है वो हमारा नहीं है, लॉ बनाने का डोमेन हमारा नहीं है, ये पार्लियामेंट का डोमेन है। लेकिन अगर हम पास्ट में देखें तो बहुत सारे सोशल इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है। जुडिशियल एक्टिविज्म, अच्छा जुडिशियल एक्टिविज्म हमें देखने को मिला। फॉर एग्जांपल, मंदिरों में जो पीरियड में महिलाएं होती हैं उनको मंदिर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अलाउड है नहीं अलाउड है, ये ऐसे डिसीजंस जो हैं वो भी मीन्स दे आर इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बट दे आर नॉट, दे आर सोशल इश्यूज, राइट, सोशल टॉपिक्स हैं। और ऐसे टॉपिक्स पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टैंड लिया है तो यहाँ पर ये जो सेम सेक्स मैरिज हैं या फिर गे मैरिज हैं या फिर क्वियर मैरिज हैं, तो इन पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है, और उसका बेस्ट एग्जांपल नजर आता है ये नवतेज जौहर केस। नवतेज जौहर केस जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, हटा दिया। जो मैंने कल आपको बताया था ना कि कॉलोनियल एरा में ये जो सेम सेक्स जो हैं, सेम सेक्स रिलेशन जो हैं, तो उसको बहुत ही बुरा माना जाता था। और हमारे देश में भी ऐसा था एक लंबे समय से, ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, अगर सेम सेक्स अगर प्रूव हो जाए तो बहुत बड़ी सज़ा भी थी, राइट, जेल की बहुत ही कठोर सज़ा दी जाती थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को हटा दिया। क्यों? तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिशंस जो थे तो उसके विरोध में जाकर ट्रेडिशन को हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश चेंज हुआ है, चीज़ें चेंज हुई है। और तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया वो ऑफकोर्स नवतेज जौहर केस में सही डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो थे क्वेयर्स, तो उनको परेशानी होती थी, बहुत सारे इश्यूज होते थे। वैसे भी सोसाइटी में उतनी उनको इज्जत नहीं मिलती है, ऊपर से पुलिस उनको परेशान करती थी। देन एक और चीज़ यहाँ पर एक चीज़ याद आ रही है, एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब होता है, राइट, किसी व्यक्ति का, तो यू कैन कॉल इट एडल्ट्री। इसमें ऐसा था, लेट्स से दिस इज H फॉर हस्बैंड, W फॉर वाइफ, ठीक है। अब मान लीजिए ये हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड जो है उसका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वाइफ को पता चल जाएगा तो कोई लीगल केस नहीं होगा। लेट्स इमेजिन कि यहाँ पर जो लड़की है वो शादीशुदा नहीं है, इज ए स्पिंसर, राइट, शादी नहीं हुई है, कुंवारी लड़की है। हस्बैंड का इसके साथ अफेयर चल रहा है, वाइफ को पता चल गया, तो सोशल इश्यू होगा, राइट, परिवार और ये सारे इश्यूज होंगे, लेकिन लीगली कोई आप चीज़ नहीं कर पाएंगे कि भाई लीगली कोई केस नहीं फाइल होगा, ठीक है। ये ऐसा लो था एडल्ट्री का। अब सेम सिचुएशन में लेट्स से हस्बैंड हैं और वाइफ हैं। वाइफ का जो है वो किसी के साथ अफेयर है, और यहाँ पर जो ये जो पुरुष हैं या फिर जो लड़का है, राइट, वो उसकी शादी हुई है नहीं हुई है डजेंट मैटर। वाइफ का इसके साथ अफेयर चल रहा है, हस्बैंड को पता चल गया। हस्बैंड अगर कंप्लेन करेगा तो इस पहले तो समझ लीजिए ये जो मीन्स वाइफ को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो लड़का है ना उस पर रेप का केस चलेगा। तो इस प्रकार के लॉज थे। तो यहाँ पर जो कॉलोनियल लॉ में ऐसा था कि भाई जो वाइफ है शी वाज कंसिडर्ड ए प्रोडक्ट ऑफ हस्बैंड। देखिए, तो ये सारे ऐसे जो लॉज थे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया है, यानी ऐसी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट करवाया है। तो जुडिशियल डिफरेंस और डीरेलिक्शन जो है इसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर पार्लियामेंट जो है फिजिकल इश्यू पर कोई चीज़ें कर रही है और उसमें सुप्रीम कोर्ट
इंटरफियर कर रहे हैं तो वी कैन से कि भाई सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर इंटरफियरेंस है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ पार्लियामेंट के हवाले कर देनी चाहिए। लेकिन मैरिज के राइट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई स्टैंड नहीं ले रही है तो दैट इज़ डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, की अपनी ड्यूटी आप बराबर नहीं कर रहे हैं। और हिंदू सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली बहुत सारे अलग अलग मैरिजेस जो हैं वो अलाउड थे। एक गंधर्व मैरिज था, तो इसमें म्यूचुअल कंसेंट से कोई भी किसी के साथ शादी कर सकता है, तो दिस वाज नोन एज गंधर्व मैरिज। देन देयर वाज दाइव मैरिज। दाइव मैरिज में एक टीचर जो है उनका स्टूडेंट के साथ मैरिज होना, तो अर्जुना की एक कहानी है। अर्जुन जो थे उनके, तो किंग विराट थे, किंग विराट की बेटी थी उत्तरा, और उत्तरा जो हैं तो किंग विराट कहते हैं अर्जुन को कि भाई, अर्जुन उत्तरा के डांस टीचर थे, तो कहते थे कि भाई आप शादी कर लो, और उनकी शादी हो जाती है। फिर एक अर्श मैरिज होता है, अर्शा या फिर अर्श मैरिज। तो इसमें जो महिलाएं जो होती हैं उनके मैरिजेस ऋषि मुनियों के साथ होते हैं। और ऋषि मुनि इज नॉट जस्ट स्पिरिचुअल ऋषि मुनि, राइट? ऋषिज आर ऑल्सो, मीन्स फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर रिसर्चर्स, राइट? दे आर R&D guys, researchers, right? And they used to research from this yoga and spiritual path and things. But anyways, तो राम भगवान जो हैं उनके आई थिंक जन्म से पहले उनकी बड़ी बहन आप कह सकते हैं, उनका नाम है शांता। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में जो कहानी स्टार्ट होती है तो वो शांता की स्टोरी से स्टार्ट होती है। और शांता की शादी जो है, उनको एक ऋषि मुनि पसंद आ जाते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है, राइट? हैप्पीली मैरिड। तो ये अर्श मैरिज। तो इस प्रकार के बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी जो है वो यहाँ पर हुआ करती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सेम सेक्स मैरिज पर अभी स्टैंड नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं मीन्स ये नहीं कहा जा सकता कि कॉलोनियल एरा माइंडसेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लेट्स सी अब आगे इसमें क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो यही कहा है कि इस पर डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट को लेना है। अब पार्लियामेंट कब इस पर डिसीजन लेगी, वी हैव टू वेट एंड वॉच, राइट? बाकी की डिस्कशन हमने डेफिनेटली कल की थी इस चीज़ पर। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि 16 अक्टूबर जो है इसको एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? ग्लोबल डे है। तो ये कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर? आपको पता होगा, इसके बारे में हमने एक आर्टिकल पे डिस्कस किया था। इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट, ये नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है RCEP को लेकर है, कि क्या भारत RCEP का पार्ट था, नहीं था, कभी नहीं था, कभी नहीं बनेगा, एक्सेट्रा। एंड देन यू हैव वेरी इजी येट GK टाइप क्वेश्चन, जनरल नॉलेज। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. And please do share this lecture with other students. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. Jai Hind.